शादी विवाह में शामिल होने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला। जम्मू में शादी समारोह में फारूक पर फायरिंग। आरोपी में सिर पर पिस्टल रखकर चलाई गोली। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बाल बाल बचे फारूक। बुधवार की रात जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। मौत दबे पांव पीछे से आई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को छूते हुए निकल गई। वो भी इसलिए क्योंकि ऐन वक्त पर एक सुरक्षाकर्मी ने फारूक के सिर तक पहुंच चुकी मौत का रुख मोड़ दिया और उस शख्स को धर दबोचा जो फारूक के सिर से पिस्टल सटाकर ट्रिगर दबा चुका था। इस सीसीटीवी फुटेज में फारूक अब्दुल्ला पर हुए उस जानलेवा हमले का एक एक फ्रेम साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें 5 सेकंड्स में 10 कदम का फासला तय कर एक शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई। जगह होटल रॉयल पार्क जम्मू। तारीख 11 मार्च 2026। वक्त रात करीब 10:30 बजे। ये होटल रॉयल पार्क का बैंक्वेट हॉल है, जहां बुधवार रात एनसी कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के बेटे की शादी का जश्न चल रहा था। रात करीब 10:30 बजे सुरक्षा कर्मियों से घिरे फारूक अब्दुल्ला डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के साथ बैंक्वेट हॉल में दाखिल होते हैं, इस बात से बेखबर कि मौत उनके पीछे लगी हुई है, जो इस तस्वीर में, इस वीडियो में पहली बार उनसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर दिखाई देती है। फारूक के सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों के ठीक पीछे चल रहे इस शख्स का नाम है कमल सिंह जम्वाल, जिसने दाहिनी पॉकेट में हाथ डाल रखा है और पीछे पीछे करीब 4 कदम चलने के बाद ये तेजी से पॉकेट से जब हाथ निकालता है तो उसके हाथ में पिस्टल होती है, जिसे फारूक पर तानते हुए वो तेजी से चलते हुए उन तक पहुंच जाता है और फारूक के सिर के पीछे पिस्टल सटाकर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर एनएसजी के ये जवान हमलावर का हाथ ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे कि गोली हवा में चलती है और मौत फारूक को छूकर निकल जाती है। गोली की आवाज से लोग दहल जाते हैं। सुरक्षाकर्मी हमलावर को दबोच लेते हैं और फिर डिप्टी सीएम के सामने ही लोग हमलावर की धुनाई करने लगते हैं, जिसे उनके गुस्से और चंगुल से बचाकर पुलिस गिरफ्तार करके गंगियाल पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। मुझे आज मौका मिला तो मैंने फारूक को मारने की कोशिश की। रानी मंडी पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमल सिंह जम्वाल। कमल सिंह जम्वाल जी। फादर ने सन ऑफ लेट श्री अजीत सिंह जम्वाल। लेट श्री अजीत अजीत AJIT। अजीत सिंह जम्वाल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया ना आपको। हेलो सॉरी, कुछ कह रहे? लेकिन सवाल है कि आखिर 61 साल का कमल सिंह जम्वाल आखिर 20 सालों से फारूक की जान के पीछे क्यों पड़ा था? वो उन्हें क्यों मारना चाहता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो ये कि फारूक अब्दुल्ला यहाँ जिस शख्स की शादी में शामिल होने आए थे वो आरोपी का भतीजा लगता है, इसलिए आरोपी आसानी से फारूक तक पहुँच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमल सिंह जम्वाल जम्मू का ही रहने वाला है। जम्मू के मंडी इलाके में कई दुकानों का मालिक है। दुकानों के किराए से उसे अच्छी खासी आमदनी होती है। कमल सिंह जम्वाल के पास लाइसेंसी पिस्टल भी है और उसी लाइसेंसी पिस्टल से फारूक पर गोली चलाई थी। मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई, तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता है मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था
साहब के, इस इंसान के पास, और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। मगर सवाल ये कि आखिर Z+ सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर पिस्टल के साथ फारूक अब्दुल्ला तक कैसे पहुंच गया? सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं? मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। अब क्या है क्या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे एलजी साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। सवाल कई और भी हैं जिनका जवाब तलाश किया जा रहा है। राजन वैद के साथ समीर भट्ट, जम्मू, न्यूज़ 18। खबरें जारी, वक्त एक ब्रेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर बमबारी की है। काबुल, कंधार, पत्तका में हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ने नागरिकों पर यह हमला किया है। तालिबान सरकार के कई बच्चों और महिलाओं के हमले में मौत की खबर है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, इस नाइंसाफी का जवाब दिया जाएगा, ये तालिबान सरकार कह रही है। और एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर बमबारी की है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। काबुल, कंधार, पत्तका, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है। तालिबान सरकार का यह दावा है कि कई बच्चों और कई महिलाओं की इन एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है, इस नाइंसाफी का जवाब दिया जाएगा, ये तालिबान सरकार कह रही है। तो एक बार फिर से ये दबाव, ये तनाव बढ़ता हुआ, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक की है। देर रात की ये तस्वीरें हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक एक बार फिर की है। काबुल, कंधार, पत्तका, ये वो तमाम इलाके जहां पर एक बार फिर से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें अफगानिस्तान और तालिबान सरकार का खास तौर पर यह कहना है कि बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी कई रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने इसी तरह की एयर स्ट्राइक्स की थी और अब तालिबान सरकार ये दावा कर रही है और इस बात की चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि बदला इसका लिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो ये एयर स्ट्राइक की है
तालिबान सरकार ये दावा कर रही है कि इस एयर स्ट्राइक का बदला लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों, आम नागरिकों, खासतौर पर महिलाओं को इसमें निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जहां कई बच्चों और कई महिलाओं को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में परेशानी बढ़ी है। डोडा में कई स्कूल्स बंद किए गए हैं। हिमाचल के लाहौल, चंबा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो एक बार फिर से अपर हिमालयाज में ये मौसम देखने को मिल रहा है, जहां जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। जम्मू कश्मीर में भी इससे परेशानी बढ़ गई है। डोडा में स्कूल्स बंद करने की नौबत आ पड़ी है। वहीं हिमाचल के लाहौल और चंबा में भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं डोडा के भलेसा में भारी बारिश से आम जिंदगी पर असर पड़ा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से हालात मुश्किल हो गए हैं। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के खतरे के कारण अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर डोडा और किश्तवाड़ में सभी स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आज बंद रहने का कारण जो है, तो आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ख़राब है, और इसके लिए ये जो मैटर था बारिश का, ये टेकअप किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमारे बर्दी डिप्टी कमिश्नर की दिशा के मुताबिक, उनके आदेश के मुताबिक ये फैसला लिया गया कि जो हमारे स्कूल्स जोन 4 और 5 में फ़ाल कर रहे हैं, नियर अबाउट वो 558 स्कूल्स हैं डिफरेंट जोन्स के, सिर्फ इसमें घाट को छोड़कर और डोडा का एक स्कूल छोड़कर सभी जोन्स जो 4 और 5 में पढ़ रहे हैं उनको आज के लिए बंद रखा गया। हाँ, इसमें हम बात करें तो हमारे पास जो जोनेशन 4 में जो स्कूल हैं वो बटियास के हैं, देसा के हैं, टॉप नील है, गुंदना है, और सम अपर रीचेज के आसर के स्कूल्स हैं जो जोनेशन 4 में पढ़ते हैं, और जोनेशन 5 में जो है वो बलेसा के सभी स्कूल्स हमारे पास उसमें फाल करते हैं, और बलेसा के नियर अबाउट 150 स्कूल जो हैं वो सारे बंद रहेंगे, और भागवा के हमारे पास 30 स्कूल हैं जोन 4 में हैं, ठाठरी के भी हमारे पास 62 स्कूल्स हैं, इसी तरह से बटियास में भी मैक्सिमम नंबर है 147 स्कूल जो हैं जो जोनेशन 4 में पढ़ते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन को देखते हुए ऑलमोस्ट 50% स्कूल जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के आज बंद रहेंगे। गुलमर्ग में इन दिनों टूरिस्ट बड़ी संख्या में स्नो बाइक राइड का लुत्फ उठा रहे हैं। किंगडोरी में बर्फ पर विजिटर्स को एक नया और रोमांचक अनुभव मिल रहा है। टूरिस्ट का कहना है कि ये उनकी जिंदगी में पहली बार है जब उन्हें स्नो बाइक चलाने का मौका मिला, और इसे असल में देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ की मेहमान नवाजी दिलों को जोड़ती है और कश्मीर के बारे में गलत फहमियों को दूर करने में मदद करती है। उन्होंने लोगों को कश्मीर आने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। आगे बढ़ते हुए अब एक नजर टॉप न्यूज पर। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात। भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई के मुद्दे पर बात हुई। अमेरिका के मिशिगन में यहूदी टेंपल पर अटैक, ट्रक से टक्कर के बाद संदिग्ध हमलावर ने की फायरिंग। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei की अमेरिका को बड़ी धमकी। अपने पहले संबोधन में बोले, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले रहेंगे जारी। जिंदा है अयातुल्ला अली खamenei की पत्नी, मौत की खबरें गलत। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, पहले इजराइल अमेरिका के हमलों में घायल होने के बाद मौत की खबर आई थी सामने। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते दिखे इजरायली जहाज। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को फायदा, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। तेल और गैस की किल्लत पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, बोले देश में तेल और गैस की कमी नहीं है, ये समय देश में फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की बमबारी, काबुल, कंधार, पत्तिया पत्तिका में किए हमले, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दी चेतावनी।
फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ वापस लिया गैर जमानती वारंट। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम मामले में राहत। कोर्ट में वकील ने उम्र और बीमारियों का दिया हवाला। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले आरोपी कमल सिंह जम्वाल को पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बुधवार को हुई फायरिंग की वारदात में बाल बाल बचे थे फारूक अब्दुल्ला। हिमाचल की सुकू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल में विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो अब सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कटरा का किया दौरा। माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका माथा। रियासी के जिला अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। पूरे दिन बंद रही ओपीडी सेवाएं। 2.5 दिन की सैलरी कटौती के आदेश से नाराज कर्मचारी। सांबा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। केवल कैजुअलिटी और आपातकालीन सेवाएं हो रही सुचारू। कुपवाड़ा में 3 महीने की सैलरी ना मिलने से परेशान एनएचएम कर्मचारी। ईद पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बदला मौसम का मिजाज। बारिश की वजह से डोडा में स्कूल बंद। हिमाचल के लाहौल और चंबा में बर्फबारी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रोहित, फ्रेम देख लो एक बार। बबल आउट नहीं तो नहीं, बबल आउट कहाँ है? एक सेकेंड। हाँ बस एक सेकेंड। अच्छा, मैं स्टार्ट कर लूँगी, स्टॉप भी कर दूँगी। ओके। मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव अपने चरम पर है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे सैन्य टकराव को अब कई दिन हो चुके हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में ईरान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत तो हुई है,
वहीं ईरान के जवाबी हमलों में भी इजराइल में कई लोगों की जानें गई हैं। इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इस युद्ध में कमजोर पड़ रहा है या उसके पास अभी भी लड़ाई जारी रखने की ताकत है। ईरान ये दावा कर चुका है कि अगले 6 महीने तक पूरी ताकत के साथ ईरान मुकाबला करने के लिए तैयार है। 6 महीने का वक्त कम नहीं होता। अब इस मुद्दे पर ईरान के प्रमुख थिंक टैंक के डायरेक्टर हामिद रेजा गोलामज़ेदेह ने विस्तार से अपनी बात रखी है। वो डिप्लोमैटिक हाउस नाम के थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ईरान इस युद्ध के लिए पहले से पूरी तैयारी कर चुका है। उनके मुताबिक ईरान कम से कम 6 महीने तक इस युद्ध को जारी रखने की क्षमता रखता है, जबकि अमेरिका और इजराइल इतनी लंबी लड़ाई शायद ना झेल पाए। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ यह संघर्ष अचानक नहीं हुआ। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में यह तनाव खुली सैन्य कार्रवाई में बदल गया। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में राजधानी तेहरान समेत देश के कई हिस्से निशाना बने हैं। हामिद रेजा के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के हमले हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले साल जून में भी इस तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई थी जो करीब 12 दिनों तक चली थी और उस समय भी कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उनके मुताबिक इस बार भी वही पुराने ठिकाने टारगेट किए जा रहे हैं जिनका डेटा इजराइल के पास पहले से मौजूद है। वो बताते हैं कि हाल ही के दिनों में ईरान के अलग अलग हिस्सों में हमले हुए हैं, जिनमें पुलिस बेस, सैन्य ठिकाने, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकाने शामिल हैं। कुछ जगहों पर धार्मिक स्थलों और आम नागरिकों वाले इलाकों पर भी हमले हुए हैं। उनके अनुसार एक स्कूल पर भी हमला हुआ जिसमें करीब 140 बच्चों की मौत होने की खबर सामने आई। हालांकि उनका दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ईरान में उतना ज्यादा डर और अफरा तफरी का माहौल नहीं है। उनका मानना है कि लोग पहले से तैयार हैं और सरकार ने भी कई अहम ठिकानों को पहले ही खाली करवा दिया था। कई सरकारी और सैन्य कार्यालयों को अंडरग्राउंड या दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस संघर्ष के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है जो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हमलों के दौरान सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। हालांकि गोलामज़ादेह का कहना है कि असली नुकसान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का हुआ है। उनके अनुसार खामेनेई ईरान के बेहद लोकप्रिय नेता थे और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई लोगों को और ज्यादा एकजुट कर रही है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सुप्रीम लीडर के बारे में खबर फैली, उनके तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग जमा हो गए और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। उनका कहना है कि लोग रात भर सड़कों पर रहे और नारेबाजी करते रहे। यह सब उस समय हो रहा था जब देश में रमजान का महीना चल रहा था। गोलामज़ादेह के अनुसार इस पूरे संकट के बावजूद ईरान का राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम मजबूत बना हुआ है। उन्होंने बताया कि ईरान की व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि अगर किसी बड़े नेता की अचानक मौत हो जाती है तब भी सरकार का कामकाज नहीं रुकता और यही कारण है कि बहुत जल्द ही ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान भी कर दिया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर अयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर करार दे दिया है। ईरान के संविधान के अनुसार अगर सुप्रीम लीडर की जगह खाली हो जाती है तो एक विशेष परिषद अस्थायी रूप से देश के फैसले लेती है और इस परिषद में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और गार्डियन काउंसिल के प्रमुख शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुप्रीम लीडर की नाम की घोषणा हो गई और इसकी जिम्मेदारी एक्सपर्ट्स की असेंबली को दी जाती है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुज्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे, उनके समर्थन में नारेबाजी की गई और हाल ही में मुज्तबा खामेनेई ने अपना पहला संबोधन भी दिया है जिसमें अमेरिका को सीधे तौर पर वो चेतावनी दे रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कहा है आगे आपको बताएंगे। युद्ध के सैन्य पहलुओं पर अगर बात करें तो बात करते हुए गोलामज़ादेह ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान के आसमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। उनका कहना है कि यह आंशिक रूप से सही हो सकता है लेकिन पूरी तस्वीर अलग है। उनके मुताबिक जहां अमेरिका और इजराइल के सैन्य बेस मौजूद हैं वहां ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। उन्होंने बताया कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर गिर रहे हैं। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं।
इनमें कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन जैसे देशों में मौजूद बेस शामिल हैं। और यही बात मुश्तबा खामेनी ने भी अपने पहले और आक्रामक भाषण में कही थी कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उखाड़ फेंकेंगे और इसी तरह हमले वहां पर जारी रहेंगे। उनका दावा है कि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम पर भी हमला किया है। इससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है और ईरानी मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचने में आसानी हो रही है। गुलामजादेह का कहना है कि अमेरिका इस क्षेत्र से अपनी नौसेना का कुछ हिस्सा पीछे हटाने लगा है। उनके अनुसार इस बात का संकेत है कि ईरान के हमले असर डाल रहे हैं। हालांकि इस दावे का स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है। ईरान की सैन्य क्षमता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। उनके अनुसार अभी केवल पुराने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास इतने हथियार हैं कि वो 6 महीने तक लगातार युद्ध जारी रख सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल इतनी लंबी लड़ाई नहीं झेल पाएंगे और उनका डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की रणनीति पहले दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की है। जब यह सिस्टम कमजोर हो जाएगा तब ज्यादा ताकतवर हमले किए जाएंगे, यानी कि यह जंग अभी थमने का नाम नहीं लेगी। इस पूरे संघर्ष के बीच एक और संभावना की चर्चा हो रही है, वो है जमीनी युद्ध। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान में जमीनी सेना उतार सकता है। इस सवाल पर गुलामजादेह ने यह कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। उनका कहना है कि ईरान ने लंबे समय से ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी है और जमीनी युद्ध की स्थिति में भारी तबाही देखने को मिल सकती है। इस पूरे संकट का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। युद्ध के बीच ईरान में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं जिससे आम नागरिकों की मौत हुई है। इस संघर्ष का असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास में निवेश किया है। यह पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुलामजादेह ने हालांकि ये बताया है कि इस क्षेत्र के आसपास हमले हुए हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पोर्ट को कितना नुकसान पहुंचा है। भारत और ईरान के रिश्ते लंबे समय से मजबूत ही हैं। इस बारे में पूछे जाने पर गुलामजादेह ने यह कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध काफी पुराने हैं। उनका मानना है कि भारत को इस संकट में संतुलित रुख अपनाना चाहिए और भारत ऐसा कर भी रहा है। विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच अब तक 3 बार बातचीत हो चुकी है। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेशकियान से भी फोन पर बातचीत की है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सप्लाई चेन सुचारू रहने पर खास बातचीत हुई है। यह भी कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में हो रहे संघर्ष को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि मानवीय नजरिए से देखा जाना चाहिए। फिलहाल मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद नाजुक है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही ये टकराव की स्थिति अगर और बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये संघर्ष सीमित सैन्य कार्रवाई तक ही रहता है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाता है। Oh God. चलो भाई, नेक्स्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया के कई देशों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। खासकर भारत में इसका असर किचन तक पहुंच गया है। हाल ही के दिनों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के बाद लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया है।
यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग गैस के विकल्प तलाशने लगे हैं। अरे शुरू से लेती हूँ, यहां से लेना, बाल खराब हो गए थे यार, ये क्या है। हाँ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया के कई देशों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। खासकर भारत में इसका असर किचन तक पहुंच गया है। हाल ही के दिनों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के बाद लोगों के बीच चिंता का माहौल पैदा हो गया है। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग गैस के विकल्प तलाशने लगे हैं। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा असर इंडक्शन चूल्हों की मांग पर भी पड़ रहा है, जो अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, खासकर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहे संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित करना अब शुरू कर दिया है। इस तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये वही समुद्री मार्ग है जिसके जरिए दुनिया के बड़े हिस्सों में तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर इस समुद्री रास्ते पर किसी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए इस तरह की स्थिति का असर यहां जल्द दिखाई देने लगता है। पिछले कुछ दिनों में कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें, झड़पों की खबर, होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मालिकों का चिंता जाहिर करना, कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो जाना, डोमेस्टिक सिलेंडर्स को लेकर भी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होना। कुछ जगहों पर रिफिल मिलने में देरी की खबरें सामने आई हैं। इसके साथ ही गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। लोग ये दावा कर रहे हैं कि कहीं कहीं सिलेंडर्स लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि हजारों की कीमत में ब्लैक में सिलेंडर्स बिक रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि देश में गैस की सप्लाई को लेकर कोई बड़ा संकट नहीं है और स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का लागू होना। सरकार ने जरूरी सेवाओं की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए इस एक्ट के तहत भी कदम उठाए हैं ताकि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे। इसके बावजूद लोगों में असमंजस बना हुआ है। बहुत से लोग एहतियात के तौर पर अब अतिरिक्त गैस सिलेंडर भरवा कर रख रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू करना पड़ा है। होर्डिंग और कालाबाजारी को रोकने के लिए ये एक्ट महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अब गैस के विकल्प के तौर पर बिजली से चलने वाले उपकरणों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि लोग अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि अचानक इंडक्शन कुकटॉप की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। इंडक्शन चूल्हा बिजली से चलने वाला एक ऐसा कुकिंग डिवाइस है जिसमें खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत नहीं होती। ये तकनीक तेजी से गर्म होने और कम ऊर्जा खर्च करने के लिए जानी जाती है। पिछले 2-3 दिनों में ही इंडक्शन चूल्हे की मांग इतनी बढ़ गई है कि कई शहरों में इसका स्टॉक भी खत्म होने लगा है। इंडक्शन चूल्हा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर, यानी कि बिजली की दुकानों पर मिलता है। खासतौर पर ऑनलाइन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यह स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल हम और आप घर बैठे बहुत सारी ई कॉमर्स साइट से 10 मिनट में डिलीवरी मंगवा लेते हैं और यही कारण है कि कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर यह स्थिति ज़्यादा देखने को मिल रही है कि इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और स्टॉक लगातार खत्म होता जा रहा है। भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, जियो इंस्टामार्ट, बिग बास्केट पर इंडक्शन कुकटॉप ढूंढने पर कई जगह आउट ऑफ स्टॉक या भारत में तेजी से लोकप्रिय हुए क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि जियो इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो और भारत में तेजी से लोकप्रिय हुए क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जियो इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट पर इंडक्शन कुकटॉप ढूंढने पर कई जगह आउट ऑफ स्टॉक या अनअवेलेबल का संदेश दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक इतनी बढ़ गई है कि कई प्लेटफॉर्म्स पर इनका स्टॉक खत्म हो गया है। केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि कई स्थानीय दुकानों में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। कई दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जितनी तेजी से इंडक्शन चूल्हे बिके हैं उतनी मांग पहले कभी नहीं देखी गई। इतनी बढ़ती मांग का असर कीमतों पर भी पड़ने लगा है। कुछ बजट मॉडल जो पहले करीब 1200 से 1500 रुपए में मिल जाते थे, अब कई जगह 3000 रुपए से ज्यादा की कीमत पर बिकते दिखाई दे रहे हैं। बाजार में उपलब्ध कई लोकप्रिय ब्रांड
हैं और उनके बजट इंडक्शन मॉडल सबसे पहले खत्म हो रहे हैं। यही कारण है कि अभी जो स्टॉक उपलब्ध है वो अक्सर महंगे मॉडल्स का है। इंडक्शन चूल्हों के साथ साथ अन्य बिजली से चलने वाले किचन उपकरणों की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर है, मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक केतली, एयर फ्रायर जैसे उपकरण शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी किसी जरूरी संसाधन की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग तुरंत विकल्प तलाशने लगते हैं। यही कारण है कि गैस को लेकर चिंता बढ़ते ही लोगों ने बिजली आधारित कुकिंग उपकरणों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। इंडक्शन चूल्हों की लोकप्रियता का एक कारण उनकी सुविधा भी है। इन्हें इस्तेमाल करना आसान होता है। ये गैस की तुलना में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इनमें गैस लीक होने का कोई खतरा नहीं होता। इन्हें साफ करना तो बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा इंडक्शन चूल्हे काफी पोर्टेबल होते हैं। इन्हें किचन के अलावा घर के किसी भी कमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है, बस वहां बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें एक बैकअप कुकिंग विकल्प के तौर पर भी खरीद रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इंडक्शन कुकिंग के लिए खास तरह के बर्तनों की जरूरत होती है। सामान्य एल्यूमिनियम या कांच के बर्तन कई बार इस पर काम नहीं करते, इसलिए इंडक्शन चूल्हा खरीदने वाले कई लोग साथ में इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन भी खरीद रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में पहले ही अस्थिरता बढ़ चुकी है। तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था, आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है, वहां सप्लाई को लेकर थोड़ी सी भी अनिश्चितता तुरंत लोगों की चिंता बढ़ा देती है। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में गैस की सप्लाई सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एहतियात के तौर पर वैकल्पिक विकल्प तैयार करना चाहते हैं। इसी वजह से इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक इतनी तेजी से बढ़ गई है कि कई जगह बाजार में इनकी कमी अब महसूस होने लगी है। ऑनलाइन इनकी कमी महसूस होने लगी है। डिलीवरी नहीं हो रही है, आउट ऑफ स्टॉक और अनअवेलेबल दिखा रहा है। आने वाले दिनों में अगर गैस सप्लाई सामान्य बनी रहती है तो संभव है कि बाजार में इंडक्शन चूल्हों की मांग धीरे धीरे कम होगी, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है उसने ये जरूर दिखा दिया है कि ऊर्जा संकट का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक तनाव ने भारत के किचन बाजार को प्रभावित कर दिया है तो गलत नहीं होगा। एलपीजी को लेकर बनी अनिश्चितता ने लोगों को बिजली से चलने वाले विकल्पों की तरफ तेजी से मोड़ दिया है। यही वजह है कि आज कई शहरों में इंडक्शन चूल्हे अचानक सबसे ज्यादा बिकने वाले किचन उपकरणों में शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि बाजारों में, दुकानों में, ई कॉमर्स साइट्स पर इनकी अब जो डिमांड है वो बढ़ गई है और आउट ऑफ स्टॉक भी कई जगह दिखाया जा रहा है। साढ़े 10 हो रहा